स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। पाकिस्तान कब तक नक्शे पर रहेगा, खुद पाकिस्तान को नहीं मालूम। पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, खुद पाकिस्तानी इससे वाकिफ नहीं है। पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंटने वाला है, खुद वहां के हाकिम हुक्मरान इससे अनजान है। लेकिन जो भी होगा उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। भीड़ सड़कों पर निकल आई है। मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, हर तरफ बगावत ही बगावत है। लड़ाई आर पार की है। अगले 72 घंटे में पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इस बात ने मुनीर की कुर्सी हिला दी है। बगावत रोकने के लिए मुनीर ने पीओके में शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। अपनी खूनी टोली को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पुलिस और सेना, ये तीनों मिलकर खून की होली खेल रही हैं। हालात कितने भयानक हैं, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। 5 सेकंड में 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग करने वाला ये शख्स मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मेंबर। हर तरफ सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज गूंज रही है और पीओके के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनका कसूर सिर्फ इतना है कि अपनी हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। अब कितनी गोलियां बरसाई गई हैं, ये शख्स के हाथ में जो बुलेट्स हैं उसको देखकर अंदाजा लगाइए, जो खाली खोखे हैं इनको देखकर अंदाजा लगाइए। आसिफ मुनीर जब से फील्ड मार्शल बना है, पाकिस्तान पर मनुसियत के बादल और भी गहरा गए। दुनिया में शायद मुनीर अकेला ऐसा फील्ड मार्शल होगा जिससे उसी की आवाम लानत भेजती है। अगर वो दिख जाए तो कब जूते पर जाए, कब गोली चल जाए, पता नहीं होता। यही वजह है कि कायर मुनीर आर्मी के मोर्चों से ज्यादा बंकरों में दुबका रहता है। मुल्ला मुनीर अपनी इसी कमजोरी को छिपाने के लिए सेना को आगे करता है ताकि उसका विरोध दब जाए। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ अब पाकिस्तान में बगावत दबने का नाम नहीं ले रही और ना दबने वाली है। बलूचिस्तान पहले से ही बागी तेवर दिखा रहा था। अब पीओके में भी इनकलाब की आवाजें सुनाई दे रही हैं, बड़ी साफ सुनाई दे रही हैं और इसकी गूंज इस्लामाबाद में बैठे लोगों को भी सुनाई दे रही है। पीओके की आवाम अब आर या पार चाहती है। मुनीर के गुर्गों की गोली का डर अब पीओके की आवाम के दिलो दिमाग से निकल गया है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई समर्थित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हथियारबंद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लाशें गिर रही हैं, लेकिन पीओके की आवाम का हौसला पस्त नहीं हो रहा। पब्लिक पकड़ पकड़ कर पाकिस्तानी रेंजर्स को पीट रही है, लात घूंसों से नवाज रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पीओके ने डिसाइड कर लिया है कि वो फाइनली इंडिया की साइड आ रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनाते हैं आजादी के जंग के बीच पीओके नेता का बयान। इससे आगे और कोई बड़ी इंतहा नहीं है कि आज साबित हो गया कि आज पाकिस्तान के इदारों ने आज नाते कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई। तो अब आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको भी किसी का भरम नहीं रखना। आज इस रियासत में ये रियासत नहीं रही, ये डाइन बन चुकी है। रियासत के इदारे जालिम बन चुके हैं। हमने इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है, क्योंकि अब ये जंग लग चुकी है। अब ये हक और बातिल की जंग है। जंग शुरू हो चुकी है। मैदान में पीओके की जनता उतर चुकी है और इसी जनता की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, वहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग और पुलिस मिलकर कैसे मौत का नंगा नाच खेल रही है, ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ हैं, एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ हैं, आरजू काजमी पाकिस्तानी पत्रकार और अहमद मुस्तकी खान बलोच पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, आप ही बताइए, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, या यूं कहूं कि जो उसने बोया है अब उसके काटने का वक्त शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार पड़ी, क्रिकेट के मैदान में मार पड़ी और अब पीओके में पाकिस्तानी सेना को कड़ी मार पड़ रही है। देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो। आज बलूचिस्तान कोयटा में भी जो है सुसाइड बॉम्बर ने अटैक किया है, वो न्यूज़ भी डेफिनेटली आप तक गई होगी। और पीओके या आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी टाइम से उन्होंने कहा था कि 29 का उन्होंने कहा था कि वो स्ट्राइक पे जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे।
रोकने की बहुत कोशिश की गई, बजाय इसके कि उन लोगों के साथ डायलॉग किया जाए, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए और उसका कोई हल निकाला जाए। अगर गवर्नमेंट और फोर्सेस जो है इस तरह से बिहेव करेंगी कि जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है बल्कि उनको टेररिस्ट बताया जाएगा या किसी और तरीके से उनको डराया धमकाया जाएगा, तो डेफिनेटली यही रिजल्ट निकलेगा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इस बात को इस बार रोक पाएंगे, क्योंकि ये गलत पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं और जब तक अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करेंगे, ना यहाँ कुछ ठीक होने वाला है, ना ही बलूचिस्तान या केपीके में। नहीं, जब आवाम अपने हाथ में सब कुछ ले लेती है आरजू, तो हमने देखा है बाकी देशों में क्या हुआ है। क्या पाकिस्तान में भी तख्ता जो है वो हिलने जा रहा है? मुनीर का क्या ये डर है कि निहत्थे लोगों पर देखिए गोलियां चलाई जा रही है, कितने मासूम लोगों की जान पीओके में ली जा रही है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। कहीं ना कहीं जाकर ये कंट्रोल किया जाएगा इस सिचुएशन को, और करना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इनको अपनी पॉलिसीज देखने की जरूरत है। और हर जगह पर अगर ये अपनी चौधराहट लेकर जाएंगे और इनको लगेगा कि लोगों को डरा धमका लेंगे या अरेस्ट करने से मामला ठीक हो जाएंगे, तो वो तो हम सिर्फ बिगड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, चौधराहट बहल सर आप समझाइए, चौधराहट है किस बात की? हर बार तो मुंह की खानी पड़ती है, हर बार पिटाई पड़ती है, हर बार सबक सिखाया जाता है, कर्मों का फल यहीं पर भुगतोगे ये भारत बताता है। लेकिन ये चौधराहट, ऐसे चौधराहट कहूं या डर कहूं कि निहत्थे लोगों पर आप गोलियां चलवा लो, आवाज दबा दो उनकी कैसे ना कैसे करके? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्राची जी आप। मैंने बैटल ऑफ ब्रिटेन में लंदन की बॉम्बिंग देखी है, ऐसे यूक्रेन के अंदर वॉर के अंदर भी आप बॉम्बिंग्स देख रहे हैं, सिटीज के ऊपर हो रही है, लेकिन वो दूसरा देश है। यहाँ पाकिस्तान के तो अंदर अपने ही लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। टीरा वैली में आपने देखा JF-17 चीनी जहाज का LS-6 प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस लेके आए थे, यानी कि लेजर गाइडेड बॉम्ब थे, उसके बाद हमला किया और पूरा का पूरा विलेज को उन्होंने फ्लैटन कर दिया, 30 लोगों को मार दिया, जहां पे महिलाएं और बच्चे भी थे। ये आतंकी बिहेवियर है, ये बिहेवियर है डिक्टेटर का। और ये डिक्टेटर का बिहेवियर कहां से आता है? ये डिक्टेटर का बिहेवियर आता है उसके अंदर से, डर से। उसको ये हमेशा डर लगा रहता है कि कल मेरा तख्ता पलट हो गया या मेरे पीछे अवाम पड़ गई। और जो उन्होंने देखा था पिछले साल क्या हुआ था, पिछले से पिछले साल 2 साल पहले उन्होंने देखा कैसे आम आदमी कोर कमांडर्स के घर के अंदर घुस गया था, कैसे एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुस गया था और किस तरीके से अपनी नाराजगी को दिखा रहा था। पीओके के अंदर हमेशा से डिफरेंशिएशन किया गया। ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये पहले JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी जस्ट आफ्टर पार्टीशन। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूंछ रिबेलियन शुरू किया था भारत के अंदर। अब ये वहां जाके इनकी आर्मी और ISI के साथ क्लोजली मिले हुए हैं और इन लोगों ने, इनके बदमाशों ने पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल थे 3000 के करीब गए थे इस्लामाबाद से, और अब तो और भी फौजें भेज दी उन्होंने। और वहां पे उन्होंने गोलियां चलाई हैं अपना नाम निशान छुपाने के लिए। इनके जो ISI के थे वो सिविलियन ड्रेस के अंदर थे। अपने लोगों पे कौन गोली चलाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इन्होंने इनइक्वालिटी हमेशा से दिखाई है। आप देखिए 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां पे पर इनके पास बिजली 3 से 4 घंटे नहीं आती। पानी की किल्लत है, जबकि पाकिस्तान जो इनका पानी है पूरा का पूरा चला जाता है पंजाब प्रोविंस के अंदर। उसके बाद देखिए एजुकेशन हो गया, रोड्स हो गई, इंटरनेट हो गया, कोई भी फैसिलिटीज अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद चले जाते हैं। सौतेला व्यवहार तो बहल सर करेंगे ही ना। भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कीजिएगा, भारत के कश्मीर पर अवैध कब्जा कीजिएगा और वहां के लोगों की आवाज को बार बार दबाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये भारतीय मारना बहुत अच्छे से जानते हैं बहल सर। और वैसा ही मैं देख रही हूँ पीओके की एक एक तस्वीर बता रही है कि कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं वहां रहने वाले लोग। देखिए मैं पीओके से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो हालत कर रहे हैं ये लोग उस काबिल नहीं है कि किसी की भी मदद कर सके, अपनी नहीं कर सकते, ये अपने ही लोगों से चोरी करते हैं। करप्शन आपने देखिए कितनी हाई है, सोर्स पे आपके ड्राइव
पोर्ट जो है उस पे आपके टैक्स कर रहे हैं आपके गुड्स को, और वो फंसे हुए हैं वहां पे कई दिनों से। अब देखिए गेहूं की कीमतें कितनी ऊपर चली गई हैं वहां पे। गेहूं की प्रोटेस्ट 6 महीने पहले भी हुई थी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, भारत को मिल जाइए, अपने आप एक मुहिम शुरू करिए कि अब हमने भारत से मिलना है। अब वो दिन दूर नहीं जब हमने मिलना है भारत से। आप आएंगे, आप देखिएगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, आप देखिए कश्मीर को जन्नत बना दिया था हमने। जब तक ये पहलगांव अटैक, इस मुनीर ने, ये पागल आदमी है, इसका दिमाग फिर गया है, पावर के नशे में, लेकिन डरता इसलिए है कि कल अगर ये पावर में नहीं रहेगा तो इसका क्या हर्ष होगा। नहीं, ये पागलपन बहलसर लगता है उसी को भारी पड़ेगा, और जो हिंदुस्तान का था वो तो लौटाना पड़ेगा, चाहे फिर वो हमारे चैंपियनशिप का कप हो, चाहे पीओके हो, लौटाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। अहमद साहब, मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो वहां भी आग भड़क रही है। वहां भी जो जुल्मो सितम मुनीर की तरफ से किए जाते हैं, आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। कितने दिन और समझू कि पाकिस्तान मुझे एक साथ नजर आ रहा है? कितने दिन और उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या मुनीर की और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की? ये मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये लफ्ज सुनता हूँ कि खंड खंड होने वाला है। पाकिस्तान का लगता है जल्दी खंड खंड होगा, क्योंकि ये जो आसिम मुनीर है, देखें, ये इंतहाई थर्ड रेट किस्म का जनरल है। यानी तमाम जो आमिर पाकिस्तान में आए वो सब के सब थर्ड रेट थे, लेकिन ये दरअसल इसका नाम जो है स्लम डॉग ऑफ डेरी हसनाबाद, एक स्लम जो है रावलपिंडी का डेरी हसनाबाद, ये वहाँ का है। ये स्लम मेंटालिटी रखता है, इसको ये तमीज़ नहीं है, इसने आके हमारे बलोचों की बेइज्जती की कि हम जो है इनको 10 नस्लों तक हम इनको गुलामी में रखेंगे। हमारे तमाम के तमाम लोग, हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं इनसे शदीद नफरत करते हैं। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि हमारे 10,000 महिलाएं हैं जो आज मजीद ब्रिगेड में हैं, जो इस इंतजार में है को कब जाके इनके खिलाफ जो है अपनी जानों का नजराना पेश करें। इनके हाथ से बलूचिस्तान जा चुका है। देखें, जो आपने कहा ना, ये जो इसका हार्ड स्टेट पॉलिसी है, पहलगाम में भी जो इन्होंने किया, ये आसिम मुनीर का हार्ड स्टेट पॉलिसी था, जिसके वजह से इन्होंने वहां अटैक किया। ये इनके जो राइट हैंड है, ये जो DGISPR, ये जो अहमद शरीफ चौधरी, जिनके वालिद बिन लादेन के खास दोस्त हैं, वो उन्होंने जाके कश्मीर में पलंदरी में कहा कि जनाब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई क्या मजाक लगाया हुआ है। कश्मीर जो है 2,500 साल पुराना जमीन है। पाकिस्तान फ्रॉडिया नाम जो है वो 92 ईयर, आपको इल्म है ना जी, ये जो पाकिस्तान जो नाम रखा 92 साल पहले चौधरी रहमत अली ने, वो चौधरी रहमत अली ने जिन्ना को जो है का क्विजलिंग आजम, वही मेरे ख्याल में क्विजलिंग, जो आप जानते क्विजलिंग जो है एजेंट को कहते हैं, वो क्विजलिंग आजम का नाम जो है जो उन्होंने रखा था वो बेहतर था पाकिस्तान के मुकाबले में। देखे पाकिस्तान टूट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो जनरल है GHQ के आप पार आके आप देख रहे हैं कि ये कोई जौहर, ये क्या कोई ज्वेलर है? आपने इनकी तस्वीर देखा ना वॉशिंगटन DC में, जैसे कि कोई ज्वेलरी का सेल्समैन होता है। ये कोई आर्मी के जनरल को ये जेब देता है किस तरीके से काम करे। ये तो इनके प्राइम मिनिस्टर को देख ले, ये कोई डिग्निटी होती है किसी ऑफिस की, ये क्या इन्होंने, ये मजाक है। ये पाकिस्तान एक तूफान बदतमीजी है। इसको तो जल्दी रैप अप होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के लोग, हम लोग, हर कोई सुकून से सो सकें। पाकिस्तान जब तक है और इसकी जो नाकारा फौज है जिसके जहन में जो है सिविलियंस, ब्लडी सिविलियंस, इन्होंने कितने सारे प्राइम मिनिस्टर मारे हैं। आज जो इनका असल प्राइम मिनिस्टर है उसको तो इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ये कैसा मुल्क है भाई। और बहुत बड़े बड़े अजीबोगरीब दावे करते हैं वो तो इमरान खान के बारे में। इमरान खान जिनको समझ है, जो चलाना चाहते हैं उनको जेल में डालकर
जितने जुल्म हो सकते हैं उन पर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं अगर सिर्फ बलोच पर और पीओके पर बात करूं दत्ता सर, अभी आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है? हमने प्रोटेस्ट हर बार होते हुए देखे हैं, लेकिन इस बार का प्रोटेस्ट कुछ अलग नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। इस प्रोटेस्ट में सोचिए अगर ये कहा जा रहा है हम तुम्हारी मौत हैं, बार बार यही नारे लगाए जा रहे हैं हम तुम्हारी मौत है, यानी सीधी ललकार है मुनीर को। कितनी जल्द आपको लग रहा है कि पीओके इधर साइड आएगा? बिल्कुल प्राची, देखिए ऐसा है, आज के दिन में जो पाकिस्तान का हाल है वहां पे फौज काबिज है सत्ता के ऊपर, और जो उनका साथ में एक दिखावे के लिए प्रधानमंत्री लेके जाते हैं, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए है, दुनिया के ऑप्टिक्स के लिए कि हमारे साथ एक प्रधानमंत्री भी गया वहां यूनाइटेड नेशन में, उसने जाके तकरीर करी, और उसके तकरीर कौन सी करी? जो आईएसआई ने और आसिम मुनीर ने उसको लिख के दे दी कि जी 5 त्यारे गिरा दिए, कभी बोलता 6 और तो वहां कहता है 7 गिरा दिए। खैर यानी में वो अलग बात है। जिस दिन पाकिस्तान की अवाम जाग जाएगी, जिस दिन पाकिस्तान की अवाम अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी, ये पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत चलाने वाले लोग जो पाकिस्तान की अवाम का खून चूस रहे हैं, इनको 24 घंटे में उखाड़ के फेंक देंगे। ये दुनिया की हिस्ट्री आप देखिए, जहां पर भी ज्यादा दबाव डाला गया एक पब्लिक के ऊपर, एक अवाम के ऊपर, वो अवाम उठ के खड़ी हो जाती है। अब पूरा देख लीजिए, अगर हिस्ट्री में आप जहां पर भी तानाशाही रही, वो एक ना एक दिन उनको खाड़ के फेंक दिया जाता है। यही हाल एक ना एक दिन पाकिस्तान की फौज का और पाकिस्तान के जो आज के दिन के कठपुतली सरकार है उनका होने वाला है। अभी जहां तक अलग अलग प्रांतों का सवाल है, बलूचिस्तान तो ऑलरेडी अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है, वो तो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो तो जबरदस्ती वहां पे नवाब कलाट के साथ इन्होंने उसको पकड़ के जबरदस्ती सीजन का साइन करा लिया और जाके वहां अपनी फौज भेज दी। जहां तक पीओके का सवाल, पीओके तो इनका है ही नहीं। ये भारत की जमीन के ऊपर नजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं, और अगर 1947 में हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में नहीं जाता तो इंडियन आर्मी तो धक्का मार के इनको निकाल देना था, पीओके का सवाल ही नहीं होना था। खैर वो एक हिस्ट्री होगी, अभी वो जो गलती हुई थी खुद सुधर जाएगी। वहां की अवाम भी देख रही है भारत की तरक्की, भारत के अंदर खुशहाली, भारत के अंदर जो हमारे यहाँ पे इलेक्टेड एक निजाम है, डेमोक्रेसी है, जहां पर एक वोट के ऊपर भी एक प्रधानमंत्री की सीट चली जाती है जी। वो देख रहे हैं, वो पब्लिक वहां की अवाम देख रही है। इन्होंने जो पहलगाम के ऊपर हमला कराया था, पहलगाम के हमले से पहले पाकिस्तान की फौज के ऊपर थू थू हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे नारे लग रहे थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और अब वो उस माहौल को पलटाने के लिए इनको मालूम था एक ही मुद्दा, अगर हिंदुस्तान का एक हवा दिखा देंगे तो सारी अवाम हमारे पीछे आके खड़ी हो जाएगी, हम फील्ड मार्शल बन जाएंगे। इन्होंने वही किया, पहलगाम का हमला कराया, इनको पता था इस प्रकार का कराएंगे कि भारत जवाब देगा, और भारत ने चुन के जवाब दिया। वो जवाब जब चुन के दिया, इन्होंने अपनी अवाम का उल्लू बनाया, हम तो जंग जीत गए, एक फील्ड मार्शल बन गया, एक वो अमेरिका के जाके गोद में बैठ गया ट्रंप के। अब ट्रंप समझता है कि वो भारत को दबाएगा पाकिस्तान के माध्यम से, वो भी ख्वाब देख रहा है, उसे पता नहीं भारत किस खेत की मूली है। भारत एक पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और जहां तक पाकिस्तान का भी सवाल है, ये भी हमारे भारतीय हैं। मैं परसों भी बोल रहा था, इनका डीएनए करवा दीजिए आप चेक, आप डीएनए कराएंगे तो इनके सारा डीएनए में भारत का खून मिलेगा आपको। ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये वही लोग हैं जो भारतीय थे। ओवर द ईयर जब इस्लाम आया तो कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल किया, उसके बाद वहां पे ज्यादा जाके कट्टरपंथी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है किसी ना किसी दिन अवाम जागेगी पाकिस्तान की। मैं तो अपनी तरफ से उनको दुआएं दूंगा कि आप जागिए। जिस दिन पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जाग गया, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जाग गया और वो इस फौज के खिलाफ खड़ा हो गया, इस निजाम के खिलाफ खड़ा ये हो बात गया, तो मुझे लगता है आरजू ही बेहतर बता पाएंगी, वही पाकिस्तान के हालात हमसे साझा कर पाएंगी। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं दत्ता सर, ये आरजू से मैं जान लेती हूँ। आरजू, कब तक पाकिस्तान की आवाम ये सब कुछ झेलती रहेगी? खाने के लाले पड़ जाते हैं, कब चुराकर उनके मंत्री पाकिस्तान लौटने को आमदा हो जाते हैं, बच्चों की तरह जिद पर अड़ जाते हैं, अपने लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं। क्या ये डायलॉग बड़ा सूट करता है मुनीर पर कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है
और इसमें बस अपने आप पर ही, अपने लोगों पर ही गोली चला दें, क्योंकि भारत पर तो बस चलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। और जहां तक सिविलियन गवर्नमेंट की बात है, तो सिविलियन गवर्नमेंट तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो भी आई है वो पपेट गवर्नमेंट की तरह ही काम करती है। हमेशा से अमेरिका ने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही पाकिस्तान में सपोर्ट किया है, और इस वक्त भी आप वही देख रही हैं। इसी वजह से जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही लंच पे बुलाया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर बाद में जाते हैं उनके साथ, फिर दोबारा फील्ड मार्शल चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन तो यहाँ पर है। जहां तक पब्लिक की बात है कि पब्लिक बाहर आएगी, पब्लिक कुछ करेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये कुछ होने वाला है। आपने देखा ही था कि 9 मई के जो लोग निकले थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया था, वो आज तक सजाएं भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आए। ये जो थोड़े बहुत निकलते हैं, चाहे वो केपीके हो, बलूचिस्तान हो, या आज़ाद कश्मीर या पीओके, कहीं का भी अगर आप बात कर लें, तो वहां पर लोग निकलते जरूर है, लेकिन वो इतने ज्यादा बड़े नंबर पे नहीं होते जिससे कि वो कोई चेंज ला सकें। जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं, चाहे डॉक्टर मारंग बलोच हों या दूसरे लोगों, उनको इन्होंने ऑलरेडी अरेस्ट करके रखा है। जो इनके बारे में बात करते हैं उन लोगों को भी डराया धमकाया जाता है। जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी परेशान किया जाता है। तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्द आप कोई पॉजिटिव किस्म का चेंज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़े बहुत जो प्रोटेस्ट हैं ये फिलहाल चलते रहेंगे, इसलिए कि केपीके और बलूचिस्तान में इनको चाइना को भी बताना है कि जी अब कोई अटैक नहीं होगा, आप अपने वर्कर्स भेज दें। दूसरी तरफ अमेरिका को भी कई तरह की बातें हम कर चुके हैं कि जी ऑयल भी मिल जाएगा तो मिनरल्स भी अच्छा हो आरजू, जाएंगे। एक बात मुझे बताइए, पीओके में जितनी आवाजें उठती हैं या पीओके में जितने प्रोटेस्ट होते हैं, इन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, इन आवाजों को वहीं खामोश करने की कोशिश की जाती है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं, पत्रकारों को वहां जाने की इजाजत नहीं होती है। ये पीओके की आवाज क्या आम पाकिस्तानियों तक पहुंचती है? और अगर पहुंचती है तो क्या चर्चा होती है अपने देश में पीओके को लेकर? देखिए, आवाजें तो पहुंचती हैं। अब अगर आप ये कहेंगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात होती है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं होती है। ये आवाजें जो हैं ये आपको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल्स पर थोड़ी बहुत आप सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आम पब्लिक को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हर जगह पर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो लोग अपने आप को देखें या वो पीओके को देखें। यहाँ पर जो ये बार बार कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम भारत के कश्मीर के साथ खड़े हैं, तो लोग कहते हैं पहले अपने लोगों के साथ तो खड़े हो जाओ, पहले बलूचिस्तान के लोगों के साथ तो खड़े होकर दिखाएं, पहले केपीके और यहाँ पे जो कश्मीर है उसके साथ तो खड़े हो। लेकिन इनकी बातें जो है, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मुल्क को चलाने वाले हैं, जिसमें कि हर तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारे सिविलियंस भी हैं, ये हर वक्त बात करेंगे गजा की, ये बात करेंगे भारत की, लेकिन अपने लोगों की बात नहीं करेंगे। और इस तरह से इनके और लोगों के दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, और लोग इनसे सख्त नाराज हैं। और इस बात का इनको अंदाजा है। जहां तक इमरान खान की बात है, तो इमरान खान कौन सा वोट लेकर आए थे? इमरान खान को भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लाई थी और उसी ने हटा दिया। और इसी तरीके से नवाज शरीफ या जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनको यही लोग लाते हैं, यही लोग हटा देते हैं। अगर इतनी ही इमरान खान को ख्याल आ रहा था तो उन्हें उस वक्त कहना चाहिए था कि जी मेरा मैंडेट नहीं है, नवाज शरीफ साहब का है, वही रहें, जब मेरा मैंडेट होगा तब आऊंगा। और अब जब इमरान खान का मैंडेट है तो शहबाज शरीफ साहब है। तो ये काम तो पाकिस्तान में हमेशा से होते आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई खास बड़ा चेंज बहुत जल्द आता हुआ दिख रहा हो। बिल्कुल, देखिए कायरता तो इस प्रकार है कि अपने ही देश पर बॉम्ब गिरा देंगे, अपने ही देश के लोगों पर गोलियां बरसा देंगे, अपनी ही सेना से अपने लोगों को पिटवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेना यहां भी पिट रही है, यानी पाकिस्तान के अंदर भी सेना पिट रही है। भारत ने तो जो दांत खट्टे किए सो किए। पीओके में आप देखिए ना, जब ये सेना के या जो रेंजर्स के जवान हैं, जब जनता के हाथ लगते हैं तो जनता उनका कितना बुरा हाल कर रही है। अहमद साहब, ये कायरता नहीं तो और क्या है? और इसके पीछे की वजह मुझे बताइए ना। पीओके का विद्रोह हम देख रहे हैं, बहुत दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं दबेगा। बलूचिस्तान में जो विद्रोह होता है, जो आंदोलन होता है, उसे दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नहीं दबेगा। दबाने के लिए अहमद साहब बहुत सारी चीजें मुनीर करता है, आदतन मजबूर है क्या? है ना जी, ये जो है मदरसे का तालिब इल्म है ना जी। ये मदरसे का तालिब इल्म है, इसकी दिमाग जो है वो मदरसे वाली है। इसको तो कोई मदरसा चलाना चाहिए था, ये मुल्क चलाने कैसे लग गया हमें समझ नहीं आ रहा है। आप देखें, इन्होंने जो हमारे इलाके में हमारी जो आज़ादी की तहरीक है उसको इन्होंने नाम दे दिया, इन्हीं के लफ्ज़ है। ये आसिम मुनीर का अपना क्वाइंड लफ्ज़ है
कि ये फितनॉल हिंदुस्तान है हमारी तहरीक के लिए। खैबर पश्तूनों की तहरीक के लिए वो कह रहे हैं, उनको जो नाराजगी है उनके लिए वो कह रहे हैं कि फितना ख्वारिज है। अब हम इंतजार में कि कश्मीर में जो हो रहा है, जो कश्मीर भारत का हिस्सा था, इन्होंने सबसे पहले वहां जाके अपनी जिहाद किए। आपको इल्म है ना, पाकिस्तान बनने के 2 हफ्ते बाद इन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग का शुरुआत किया। और वो जो इन्होंने शुरू किया है, जो आज आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं ना, वो यही इनकी जिहादी माइंडसेट है। देखें, ये अंग्रेज तो बना के गया, ये अंग्रेज का पैदा करदा कैंसर तो था, लेकिन अगर ये शायद अच्छी तरीके से फेडरलिज्म चलाते तो शायद मामला आज यहां तक नहीं आता। लेकिन आप जब हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, हाइब्रिड का मतलब है कि फौज जो है उसमें बहुत एक बड़ी पार्टी है और वो फौज सारा का सारा पंजाबी है। ये आपने ग्रेटर पंजाब को जो है पाकिस्तान का नाम दिया हुआ है। ये फ्रॉड अब बलोच इसको कबूल नहीं कर रहे हैं, पश्तून इसको कबूल नहीं कर रहे हैं। कश्मीर जो इतना पुराना, एक इतना एंशियंट कल्चर है, जो इंडिया का अटूट अंग है, वहां के लोग भी इसको अब कबूल नहीं कर रहे हैं। इनका जो ड्रामा है, देखें क्या ड्रामा है ये, कि हम कलमा पढ़ रहे हैं, आप कलमा पढ़ रहे हैं तो हम आपके आका बन गए। ये किसको मंजूर हो सकता है? आप कलमा पढ़ रहे, हम कलमा पढ़ रहे, तो आप हमारे आका बन जाए और हम आपके गुलाम बन जाए, ये किसी को भी मंजूर नहीं है। नहीं, ये बात अहमद साहब आप जरा मुझे समझाइए। ये बड़े कौम के रखवाले बनते हैं, पूरी दुनिया में कौम 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 की बात करते रहते हैं, धर्म मजहब की बात करते रहते हैं। अब जिन लोगों पर ये गोलियां चला रहे हैं, जिन लोगों को ये मार रहे हैं, जिनकी आवाज दबा रहे हैं, अपने कौम का नहीं मानते, या यहाँ डर है या यहाँ कुछ और दिख जाता है मुनीर और शहबाज शरीफ को? देखिए, आप तो गोलियों की बात कर रहे हैं। इस वक्त इसी टाइम पे जब हम और आप बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, बलूचिस्तान में फाइटर जेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में ये फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, J-17। इनके 2 अब्बा हैं, एक अब्बा अमेरिकन है, एक अब्बा चीनी है। ये जो है इनका जो है दीन ईमान नहीं है, ये इस्लाम के नाम पर दब्बा है। ये पंजाबी इस्लाम जो है ये फ्रॉडिया है। ये अब मुझे लगता है कि ये देखे, इस मुल्क को तो बनना ही नहीं चाहिए था ना। ये अंग्रेज जो बना के गया, लॉर्ड माउंटबेटन जो गोरा था, वो ये मुल्क बना के गया। अब जो इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ किया है, वो भी एक जो है एडमिरल, लॉर्ड माउंटबेटन एडमिरल थे ना, गोरा एडमिरल था वो। अभी जो इन्होंने सऊदी पैक्ट किया है, वो भी अमेरिकन गोरे ने करा है, वो भी एडमिरल है, ब्रेट कूपर। ये फ्रॉडिया मुल्क जो है। अब देखें, इन्होंने ट्रंप साहब को जो है क्रिप्टो करेंसी का जो है ना जाल में फंसाया हुआ है। मैं तो आपके हिंदुस्तान के लीडरशिप से अपील करता हूँ, जरा अपने क्रिप्टो करेंसी के जो कवानीन है उनको नरम कर दे। ट्रंप साहब आपके पास दूसरे दिन पहुंच जाएंगे। ये आरज़ू, जो एक बात अभी अहमद साहब ने कही, बस इस पर एक छोटा जवाब, फिर मैं बहल साहब आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं 2 अब्बा बना लिए हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। अब वहां कितनी भी बेइज्जती हो, कितनी भी जलालत हो, वहां तो जाकर तारीफें करनी है, नोबेल प्राइज की बात करनी है, लेकिन अपने यहाँ कितनी शांति है ये भी तो बताए ना दुनिया को। देखिए, अगर इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे और अपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको सही नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली हम चाइना के आगे भी झुकते हुए दिखाई देंगे और अमेरिका के आगे भी, इसलिए कि दोनों जो हैं वो हमारे एक तरह से बॉस हैं। ये और बात है कि हम चाइना के साथ बड़ी दोस्ती यारी बताते हैं, लेकिन चाइना असल में हमारा बॉस है और इस वक्त चाइना को अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बात कर रहा है। और यकीनन पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही और दोनों तरफ से ही जो है वो टेंशन बनी हुई है। और इसका मेन रीजन यही है कि हमने अपनी इकोनॉमी पे कभी सीरियसली काम नहीं किया। अब बहल सर, ना तो इकोनॉमी ठीक है, ना अपने साथ दे रहे हैं। बैठा है मुनीर जो कितनी जिहादी मानसिकता है कि अपने ही लोग गाली देते हैं, शहबाज शरीफ जिसकी कोई सुनता नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए, पाकिस्तान बहुत जल्द कितने टुकड़ों में बंटने जा रहा है, या ये पीओके कब इधर आ रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्राची जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो आज की टर्बुलेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका फायदा इस समय उठा रहा है पाकिस्तान, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ है, अमेरिका के साथ है या चीन के साथ। लेकिन ये हमेशा तो रहने वाली नहीं, ये तो अभी टेम्पररी सिचुएशन है। और जैसे ही ये सिचुएशन चेंज होती है, और वो होगी क्योंकि अभी रेलेवेंसी है, आपने हमेशा देखा पाकिस्तान को एक
पेपर नैपकिन की तरह इस्तेमाल करता है अमेरिका। जब जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल कर लेता है, और जब नहीं होती तो पेपर नैपकिन की तरह उसको फेंक देता है। पहले ही टर्म के अंदर क्या कहा था उन्होंने, ट्रंप ने, उन्होंने कहा था $33 बिलियन दिए थे बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने या उससे पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ये लाइज एंड डिसीट की कंट्री है, ये वो देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है, ये उन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और अब दूसरे में अब सडनली रेलेवेंट हो गया उनको अफगानिस्तान, ईरान। पर सबसे ज्यादा जो जरूरी है बात वो उन्होंने की है कि WLF करके एक कंपनी है जो कि ट्रंप की अपनी फैमिली कंपनी है, और उसके अंदर तो जैक विटकॉफ भी है, स्टीव विटकॉफ के लड़के। उस कंपनी के साथ किया है मुनीर ने डील, ताकि वो कंपनी क्रिप्टो करेंसी की बहुत भारी मात्रा में साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करेगी। तो लेकिन अब उन्होंने दूसरी चीज की है कि बलूचिस्तान का $500 मिलियन का एक MOU साइन हुआ है, जो यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स कंपनी है एक, जो इनके कॉपर, इनका गोल्ड, सिल्वर, रेयर अर्थ मटेरियल ये यहां से निकालने के चक्कर में इन्होंने अपना देश तो बेच दिया, इन्होंने आर्मी ने अपने आप को बेच दिया सऊदी अरेबिया को। लेकिन अब ये बेच रहे हैं जो बलूचिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज है उनको बेचने जा रहे हैं। इसी वजह से ट्रंप और भी इनके साथ है। लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है, जो 44% एरिया है बलूचिस्तान का, जिसकी मेजर मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस सब कुछ मिला लें तो उसके अंदर आती हैं, अगर उसका कोई भी फायदा उठाने की कोशिश की मुनीर ने तो बलूची उनको नहीं छोड़ेंगे। और पहले भी हो चुका है, आज चीन डरा हुआ है। मैं आपको ये बात बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं कि पाकिस्तान को इम्प्लोड होने के दिन आ गए हैं। बलूचिस्तान ने ऑलरेडी अपने आप को फ्री कंट्री घोषित कर दिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान 15 मई को। अभी धीरे धीरे केपीके भी कर देगा, पीओके भी करेगा, क्योंकि सबको दिख रहा है कि पाकिस्तान के साथ उनकी कोई भी जर्नी आगे नहीं जा सकती। उनका फायदा उठा के इनके जनरल्स रिच होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन इनके आम आदमी 25 से 44% गरीब है, 2 वक्त का खाना नहीं है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें बहल सर, तो क्या यही समय है, सही समय है? अभी जितनी भी तस्वीरें पीओके से आ रही हैं, जहां जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जो सड़कों पर निकले, उनके नारे सुने ना आप, हम तुम्हारी मौत हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, बार बार कहा जा रहा है कि ये अफसर, ये रेंजर्स हम पर गोली चला रहे हैं, लेकिन हमारा जज्बा टूटने वाला नहीं है। जितनी गोली चल रही है, जितनी तड़तड़ाहट है गोलियों की, उतनी ही ज्यादा लोग और सड़कों पर आ रहे हैं, लग रहा है मोटिवेट हो रहे हैं गोलियों से अपनी आजादी के लिए। बिल्कुल, जब पूरी कौम को दबाने की कोशिश की जाए, आज तक आप देशों को हरा सकते हैं, किसी कौम को नहीं हरा सकते, किसी एक ऐसी स्टेट जैसे बलूचिस्तान को नहीं हरा सकते, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं हरा सकते, या फिर पीओके के जो लोग हैं उनको नहीं हरा सकते। आप देश हरा सकते हैं, उनको नहीं हरा सकते, लोग को नहीं हरा सकते। और अब वो समय आ गया है कि लोगों को दिखना शुरू हो गया है कि ये जो आर्मी है, जैसे कि आपने कहा ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है, ये उनको बहुत क्लियरली समझ आ गया। लेकिन ये निहत्तों पे गोलियां चलाते हैं, इस वजह से उसको जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो जेन जी ने किया नेपाल के अंदर या फिर फ्रांस के अंदर जो हुआ, ये इधर नहीं अभी हो पा रहा, लेकिन ये एक दिन जरूर होगा। और नहीं, ये बहुत अच्छा याद दिलाया आपने बहल सर। इसका जवाब आरजू से लेती हूँ। ये जेन जी वाला खौफ तो नहीं है कहीं मुनीर में जाकर बैठ गया हो या शहबाज शरीफ के जहन में जाकर बैठ गया हो, इसीलिए अभी से गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं? पता है कि जेनजी जैसा हुआ तो फिर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, आजाद हो जाएगा पीओके। देखिए, पिछले 3-4 साल के अंदर अगर हम देखें तो लोगों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आया है। कई तरह के लॉज भी जो हैं वो पार्लियामेंट में दिए गए, जिसमें कि ये था कि कोई फौज को कुछ कह नहीं सकता, अगर कहा तो 5 साल की सजा हो जाएगी, 5 लाख या 10 लाख जुर्माना हो जाएगा। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, हमें नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया। 1-2 जर्नलिस्ट जो कहीं जा रहे थे बाहर अपने किसी काम से, उनको जो है एयरपोर्ट से उनको वापस लाया गया। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग डर नहीं रहे। लोग अभी भी गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत कर रहे हैं और सब कुछ फेस कर रहे हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, और पहले 2-4 लोग थे, और भारत में भी बहुत से लोग हैरान होते थे कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे बात कर लेते हैं पाकिस्तान में बैठकर, लेकिन अब उसी 1-1, 2-2 करके अब बहुत सारे लोग निकल आए हैं जो हिम्मत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुल्क में चेंज लाने की बात कर रहे हैं और गलत चीजों को रोकने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा।
नहीं, जैसे आप आरजू अपना एग्जाम्पल बता रही हैं, जब आम पाकिस्तानियों को मारा जाता है, जब उन पर जुल्म किया जाता है, जब कौम में मारा जाता है, कौम के कुछ लोगों को सताया जाता है, तो क्या बाकी लोगों का खून नहीं खौलता? आप इतनी मुश्किल हालातों में उठकर बोलती हैं गलत को गलत, सही को सही, क्या कुछ और लोग भी बोलते हैं? आम आवाम बोलती है क्या ये सब कुछ? देखिए, आम आवाम तो अब बहुत ज्यादा बात कर रही है। अगर आप किसी ऐसे के पास चले जाएं जो सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है, अब तो वो भी बात करने लगे हैं। सोशल मीडिया की वजह से उनको भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। मेरे जैसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर और भी कई जर्नलिस्ट हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस लाया गया, बैंक अकाउंट ना सिर्फ हमारे बंद किए गए बल्कि हमारी पूरी पूरी फैमिलीज के बंद कर दिए हैं। अब आप तो जानती हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई लोग ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं तुम्हारे चक्कर में हमारे अकाउंट भी बंद हो गए। तो हमारे यहाँ तो ये भी चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लोग हिम्मत कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। ये जुल्म सितम है दत्ता सर। देखिए, जो अपने देश के हैं, जो अपने देश के होनहार जर्नलिस्ट हैं, उनके बैंक अकाउंट तक बंद किए जा रहे हैं। सच बोलने का उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल प्राची, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा आरजू जी को। एक ऐसे होता है कि एक प्योर रिपोर्टिंग जिसको बोलते हैं कि आप बिल्कुल बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। वो हिम्मत जुटाना और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जुटा के उसको जाहिर करना एक बड़ा दिलेरी का काम है। तो प्लीज एक्सेप्ट माय कॉम्प्लीमेंट्स। आप अपने आप को सेफ रखें। अभी जहां तक पाकिस्तान का करंट मसला चल रहा है, वो पाकिस्तान तो इम्प्लोड होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, सिंधु देश, पंजाब अलग रह जाएगा और पंजाब ही बनेगा सिर्फ पाकिस्तान, अगर उसका कुछ बचा उसके बाद तो। और जहां तक पीओके का सवाल है, मैंने पहले ही बोला वो भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल अवाम चाहे खुद आ जाए या हमसे मदद मांगे तो हम तुरंत उनको अपने साथ मिला लेंगे। मैं उदाहरण दूंगा आपको ईस्ट पाकिस्तान का। जब वहां पे बंगालियों ने भारत से मदद मांगी कि हमें आप आजाद करेंगे इनसे, तो भारत ने 13 दिन के अंदर बांग्लादेश एक नया मुल्क बना दिया। तो ये मैं गारंटी देता हूं, चाहे बलूच हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, चाहे सिंध के हो, चाहे पीओके हो, जिस दिन वो हमसे ये रिक्वेस्ट कर देंगे साहब आप आइए, हम आपके साथ हैं, आप हमें आजादी दिलाइए, तो भारत की फौज आजादी इनको दिला देगी और हम वापस ले आएंगे। ये जो ये दुनिया में बोलते फिर रहे हैं कि भारत जो है जी दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, अगर भारत फैला रहा होता दहशतगर्दी तो पाकिस्तान के टुकड़े तो कब के हो गए होते। भारत एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर यहाँ की आर्मी और यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन नहीं कर सकती जब तक कि वो कैबिनेट का अप्रूवल ना हो। ये आईएसआई नहीं है कि जहां जिसकी मर्जी आए वो जाए कांड कर जाए। जो भी पीओके के अंदर आईएसआई के गुर्गे वो निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये आईएसआई का ये भी पता चला है कि इन्होंने जो वो स्कूल के ऊपर हमला कराया था, अगर आपको याद हो, 100 बच्चे मार दिए थे इन्होंने और इल्जाम लगाया था टीटीपी पे। वो भी अभी पता चल रहा है कि ये तो आईएसआई ने करवाया था टीटीपी का नाम बदनाम करने के लिए। तो ये तो वैसी फौज है, उस फौज का ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये ताकत में रहने के लिए कोई भी कांड करवा देंगे पाकिस्तान के अंदर। आप देखिए भारत के अंदर जितनी भी इंसर्जेंसी हुई, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हुई, पंजाब में हुई, जेएंडके में हुई, कभी भारत ने कोई अटैक हेलीकॉप्टर या हवाई हमला या आर्टिलरी शेलिंग करी? हम सिर्फ वो स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, 1 to 1 उनको ढूंढते हैं, उनको पकड़ते हैं, मारते हैं। हमारा अवाम है, वो हमारा अवाम है। वो अगर गुमराह हुए हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आए हैं, तो हमारे नागरिक हैं वो। हाँ, जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके वहां से घुसपैठी आता है उसको मार देंगे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक मुल्क जो अपने अवाम के ऊपर हवाई हमले करा रहा है, आर्टिलरी शेलिंग करा रहा है, मार काट करा रहा है, वो मुल्क अपने अवाम का भला कैसे चाह सकता है? तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक भारत एक डेमोक्रेसी, मतलब ये दुनिया को भी पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इतना बड़ा 140 करोड़ इतनी आबादी हमारी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, और यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ पे कोई वो नहीं है। अगर यहाँ में फौज को बोले भी ना साहब आप हुकूमत संभाले, हम बोलेंगे साहब हमें माफ करिए, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है देश की हिफाजत करना, अवाम की सेवा करना, हम वो करेंगे। लेकिन हम ये सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमारा काम ही नहीं है, किसी भी फौज का काम नहीं है। जब आप भारत के बारे में ये बात बताते हैं तो आरजू सुनकर ऐसा लगता तो होगा कि ये देखिए पड़ोसी मुल्क भारत जो साथ साथ आजाद हुए, भारत से ही टूटकर पाकिस्तान बना, वहां देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है। अपने अगर बिगड़ भी जाते हैं तो उन्हें समझाकर डांटकर खींच लिया जाता है
यहाँ तो सीधे गोलियां चला रहे हैं। आजाद तो फिर होगा ही ना, पीओके आएगा ही भारत की तरफ। देखिए, सिचुएशन तो खुद ही खराब से खराब करते चले जा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने भी कोशिश की है कि अपने शोज के जरिए कहें कि भाई आप डायलॉग कीजिए, जो उनके इश्यूज हैं उनको सुनिए, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरी कीजिए, लेकिन ये कुछ करने को तैयार ही नहीं। तो फिर जाहिर है अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। और नहीं अब तो जैसे मैंने आपके कहा शोज को कि अब आवाम लोग तक डर भी पहुंचने नहीं देते रहे। हैं कि नहीं पहुंचने देते हैं? मैं यूट्यूब पर हूं ना, इसलिए वो भी बंद हो चुका है। आप लोगों ने किया था साथ, पाकिस्तान ने भी बैन लगा दिया था। उसके बाद फिर लॉयर श्योर करके फिर किसी तरीके से दोबारा शुरू किया, और ये बड़े खुश हो रहे थे कि तो दोनों जगह बंद हो गई। तो यहाँ तो ये हालात भी नहीं, चल रहे हैं, हमारा तो लेकिन समझ बाहर- आता है आरजू, उस वक्त हालात इतने खराब थे, लेकिन आपका चैनल पाकिस्तान में भी बंद। जी, मेरा चैनल तकरीबन 27 चैनल्स थे जो पाकिस्तान ने भी बैन कर दिए थे, वो इसीलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट को कुछ ना कहा जाए। लेकिन खैर उसमें से हम लोग किसी तरीके से निकल आए। लेकिन बात फिर यही है कि लोग बात कर रहे हैं, लोगों में चेंज आ रहा है, चाहे स्पीड उसकी कम है, लेकिन बहरहाल लोग कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, और चेंज जो है वो मैं उम्मीद करती हूँ ठीक कि है, और बात ज्यादा कर लोग रहे जो हैं है और आएंगे। बात करके वो विद्रोह के तौर पर फूट भी रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा था, जो हिंदुस्तान का था, वो हिंदुस्तान का ही रहेगा। अवैध अतिक्रमण बहुत जल्दी हट जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना।